We want to derive Arrhenius equation. Let us consider here Arrhenius equation. From want of reaction isochore, we know that want of reaction isochore होता है want of scientist जिन्होंने एक इक्वेशन डिराइव किया था, इसे हम कहते हैं want of reaction isochore. want of reaction isochore होता है वो, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता क्या है, d/dt log Kc इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन RT स्क्वायर होता है, वेयर Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. Kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और डेल्टा ई क्या होता है, वो चेंज इन इंथैल्पी भी कह सकते हैं ऑफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम. यानी जैसे आप पढ़े होंगे, ये आप पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो ये डेल्टा ई क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, हीट चेंज होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम. और ये क्या है? एंथैल्पी चेंज होता है. तो यहाँ पे अगर Kp होता तो यहाँ डेल्टा एच हो जाता. ये डेल्टा ई है, और डेल्टा ई कर का मतलब ही वही होता है. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, बोलिए खुशी पटेल, समझ में आ रहा है? ये डायरेक्ट इक्वेशन लाया गया है. हाँ ओके, दैट्स ऑल राइट. अब डायरेक्ट इक्वेशन लाया गया d/dt log Kc इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन RT स्क्वायर. तो यहाँ पे T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, R क्या है? गैस कांस्टेंट है, डेल्टा ई क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम. क्लियर? We know that Kc is equal to K1 upon K2. This K1 is the rate constant for forward reaction and K2 is rate constant for backward reaction. Delta E is equal to E2 minus E1. We substituting the value of Kc and delta E in this equation. We assume that this equation is let an equation first, and substituting the value of the Kc and delta E in equation 1, we obtain d/dt log K1 upon K2 is equal to E2 by RT square minus E1 by RT square. After mathematical simplification, we may write d/dt log K1 minus d/dt log K2. आपको पता है log A by B का मतलब होता है log A minus log B. तो यहाँ पे क्या है? log K1 अपान K2 है, तो हो जाएगा d/dt log K1 माइनस d/dt log K2. और हियर ऑल्सो E2 अपान RT स्क्वायर माइनस E1 अपान RT स्क्वायर. स्प्लिट दिस इक्वेशन इन टू पार्ट बाय यूजिंग द कांस्टेंट B. वन ऑफ साहब ने Arrhenius साहब ने क्या एक कांस्टेंट B लगा के दोनों इक्वेशन को दो भागों में स्प्लिट कर दिया. ये कांस्टेंट B लगा दिया कि भाई d/dt log K1 इज इक्वल टू E1 बाई RT स्क्वायर प्लस B हो, और d/dt log K2 इज इक्वल टू E2 बाई RT स्क्वायर प्लस B हो जाता है. लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट, बाद में ऐसा पाया गया कि दिस कांस्टेंट B इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. ये जो B आपका है वो टेम्परेचर पर डिपेंड्स नहीं कर रहा है. जब टेम्परेचर डिपेंड्स नहीं कर रहा है, दैट इज B इज इक्वल टू 0. तो B बराबर क्या मान लिया गया? 0 मान लिया गया. आइए देखें, यहाँ पे आप कह सकते हैं B इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, दैट इज B इज इक्वल टू 0. आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, B इज इक्वल टू 0 आप कह लीजिए कि B इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा. ठीक है. देयरफॉर आइए अब हम जब B इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या करेंगे? यहाँ भी 0 लिख देंगे, और यहाँ भी हम क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे. आप लोग को देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है ना? खुशी पटेल जी बोलिए, जोर से बोलिए जरा. ओके, दैट्स ऑल राइट. ठीक है, मौर्य बताइए, मौर्य बोलिए. आज ना बोलने वाले पे भी कार्रवाई हो रही है. अभी पूछा था, अनुराग यादव नहीं बोला था तो उसको भी हमने रिमूव कर दिया. बार बार मांग रहे हैं, एडमिट नहीं कर रहे. तो जब आपसे पूछा जाए, जवाब मांगा जाए तो आ रहा है नहीं आ रहा है, आप जवाब दें.
ऑनलाइन लाइव क्लास का मीनिंग यही है कि बच्चे कम से कम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, इस बात का वो आंसर करें। देखिए b इक्वल टू 0 है और यहाँ भी b इक्वल टू क्या है 0 है। देयर इन जनरल हम कर क्या सकते हैं भाई, जब इस ये इक्वेशन यहाँ k1 है यहाँ e1 है k2 e2 जैसे कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। तो इस जनरल हमने क्या किया, ये वन साइड का एनर्जी फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, तो जो एनर्जी चेंजेस है या जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी मान लिया गया। एक्टिवेशन एनर्जी होता है, अभी मैं आपको एक्टिवेशन एनर्जी का टर्म बहुत अच्छे से क्लियर करके समझाता हूँ, लेकिन अभी तो आप जानेंगे इट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो आप क्या लिखें, डी बाई डी टी लॉग के इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए अपान आर टी स्क्वायर। ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, के क्या है, कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है। क्लियर हुआ? तो आप अब इस पर देखें थोड़ा से, अब इसको हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है ना। जब इंटीग्रेशन कर लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया, ये आप ऐसे पा गए, इसको आप ऐसे लिखिए डी लॉग के इज इक्वल टू ई ए अपान आर, चूंकि ये कांस्टेंट है वी अज्यूम दैट एक्टिवेशन एनर्जी इज कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट मान करके हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ई ए अपान आर को मैंने कांस्टेंट माना और इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो डी लॉग के ये बाई आर हो गया डी बाई डी टी स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन आप मैथ वाले हैं अच्छी तरह से समझ रहे हैं, हमारी तरह जो बायोलॉजी वाले हैं वो तो याद भी कर लेते हैं, ठीक है ना। और वैसे भी तो समझ में आ रहा है कि इसका डी लॉग एक्स का लॉग एक्स होता है और ये 1 अपान टी है ना, तो यानी डी बाई डी टी स्क्वायर का होता है टी इनवर्स, और टी इनवर्स 1 बाई टी लिखेंगे तो माइनस ई अपान क्या हो जाएगा आर टी हो जाएगा। बोलिए भी मैथ वालों, ज्योति मिश्रा समझ में आ रहा है आपको? ठीक, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। आइए अब यहाँ देखिए, हम यहाँ जो कांस्टेंट सी लिए हैं हम चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, चूँकि आर्निश इक्वेशन में हमको ए कांस्टेंट दिखाई पड़ता है। तो आइए अब फ्रीक्वेंसी जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट था उसको हमने ए में चेंज किया, एट द प्लेस ऑफ सी हम क्या लिख दिए, ए लिख दिए। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। अब आप देखें, हम चाहें तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये लॉग जो ln लिखा हुआ है ये क्या है, लॉग बेस ई है और के है। तो अब इसके आगे जो भी है आप लिखेंगे तो वो टू द पावर हो जाएगा। तो यहाँ से इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख दिए, k इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई अपान आर टी। दिस इक्वेशन इज नोन एज आर्निश इक्वेशन। आप इक्वेशन मान भी सकते थे, इक्वेशन इसको आप क्या मान लेते 2, इसको क्या मानते 3, इसका आपको इंटीग्रेशन करना था, ये आपका 4 हो गया और ये इक्वेशन आपका 5। तो आप कह सकते हैं कि इक्वेशन 5 कॉल्ड एज, बोलिए जी क्या कहलाएगा, आर्हेनियस इक्वेशन। इक्वेशन 5 इज equation 5 called as Arrhenius equation. In this way we discuss on the derivation of Arrhenius equation. आपने देखा अभी भी कि Arrhenius equation को हम कैसे डिराइव करेंगे, कैसे हम प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो हालांकि इसकी नीड नहीं है, बट डेरिवेशन को जानना ज़रूरी होता है। आप उसको लर्न करें न करें, आपको आवे न आवे, लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए, उस बात को समझने के लिए हमको डेरिवेशन को भी कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी बीच के स्टेप उठाए जाते हैं कंपटीशन के एग्जामिनेशन में, तो आप वहाँ अगर डेरिवेशन पे पकड़ अपनी नहीं बनाएंगे तो आप रिजल्ट आपका मिस कर सकता है, कहीं प्लस माइनस में मिस कर जाएगा या कहीं किसी कांस्टेंट को मिस कर सकते हैं आप। इसलिए आपको डेरिवेशन आना ही चाहिए मेरे अनुसार। बाकी ठीक है, आप आर्निश इक्वेशन समझ गए, इट इज़ योर आर्निश इक्वेशन। अब पिछले लेक्चर में भी हम लोग इस पर बात किए थे। ओके, दैट्स ऑल राइट।